अब ये समझ लीजिए कि एक पार्टी और एक विचारधारा की लड़ाई कैसे दो फ्रंट्स पर लड़ी जा रही है। सत्ता की इस लड़ाई में महाराष्ट्र का चैलेंज गेम बहुत दिलचस्प हो चला है और आपको बताते हैं आखिर कैसे, किसका क्या स्टेक पर है। सबसे पहले देखिए उद्धव ठाकरे, जिनके सामने सत्ता बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। एकनाथ शिंदे बागी गुट, शिंदे से दरअसल जब से उन्होंने बगावत की है उसके बाद उनके सामने जीत का चैलेंज मुंह बाई खड़ा है। एकनाथ के साथ बागियों की पूरी फौज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी आज उन्हें बड़ी राहत मिली और एकनाथ शिंदे गुट का हौसला ऐसे में बढ़ गया है। तीसरी बात शरद पवार की करते हैं, यानी शरद पवार के सामने अघाड़ी सरकार को बचाने की चुनौती है। पीछे से वो भी, क्योंकि एक के बाद एक जो वो फैसले ले रहे हैं उद्धव ठाकरे उन फैसलों पर अमल भी कर रहे हैं। राज ठाकरे, जिनकी अभी अभी एंट्री हुई है, राज ठाकरे एक बार फिर एमएनएस में नई जान फूंकने का उनके पास एक बढ़िया शानदार मौका वो देख पा रहे हैं। राज ठाकरे और शिंदे की बातचीत के बाद सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। इसके अलावा देखिए एक और नाम जिसने ऐलान कर दिया है सही समय पर कोई फैसला लेंगे बीजेपी का, लेकिन अभी बीजेपी पूरी तरीके से वेट एंड वॉच की भूमिका में है। तो ये स्टेक पर लगा हुआ है तमाम दलों का ये सियासी गणित, क्या गुना भाग, क्या फायदा क्या नुकसान, वो देख रहे हैं, हमने आपको बताया। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में 2-3 दिनों के भीतर ये पूरा जो खेल है वो खेला जाएगा, क्योंकि हो सकता है अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र में दारोमदार राज्यपाल के ऊपर आ जाए। या तो वो स्वतः संज्ञान लेंगे या फिर हो सकता है एकनाथ शिंदे गुट या फिर बीजेपी की तरफ से कोई पहल की जाए। काय करतायत मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। तू नावाचं हॉटेल आहे ना, ते हॉटेल वाटत नाही, बिग बॉसचं घर वाटतं। और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। कहते हैं सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना साथ, ना अलगाव। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत ने पिछले 7 दिनों में जो रूप दिखाया है उसने साथ, विश्वास, वादे और भरोसे की बुनियाद हिला डाली है। महाराष्ट्र के राजनीतिक संग्राम के ये वो अहम चेहरे हैं जिनके फैसले और जिनकी चुनौतियां मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं, जिनके बयानों ने पूरे देश में सियासत की हवा का रुख बदल कर रख दिया है। बयान राजनीति की मर्यादा और सदाचार से कोसों दूर जा चुके हैं और अब ये सियासी घमासान आत्मसम्मान की कसौटी पर आ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की जमीन से दूर गुवाहाटी जाकर शिवसेना और ठाकरे परिवार को चैलेंज करने वाले एकनाथ शिंदे से उद्धव और आदित्य ठाकरे की नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही है। बाला साहेब ठाकरे के नाम पर महाराष्ट्र में शिवसेना की सियासत करने वाले उद्धव धोखे की इस लड़ाई को पिता के नाम तक ले गए और एकनाथ शिंदे को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया कि अगर हिम्मत है तो अपने पिता के नाम पर वोट मांग कर दिखाएं। तुम्ही जर थांबणार काय करतायत मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही, त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही मध्ये पडणार। मग तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर शेवटच्या सत्रात जेव्हा शिवसेना प्रमुख आले त्यांनी सर्वांना विचारलं होतं की हे शिवसेना प्रमुख की तरफ से शिंदे पर वार हुआ तो प्रवक्ता भला कैसे चुप रहते। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी उद्धव के सुर में सुर मिलाए और शिंदे को शिवसेना के नाम पर भीख ना मांगने की चुनौती दे डाली। छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। पिछले 7 दिनों से गुवाहाटी को बेस बनाकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को टारगेट कर रहे एकनाथ शिंदे और इन 7 दिनों में उद्धव ठाकरे कई बार बैकफुट पर जाते दिखे। सरकार में बगावत के बाद उद्धव ने पहले हुंकार भरी, फिर बागियों ने लेटर बम गिराया और उद्धव समझाने की मुद्रा में आ गए। त्याला पाठ दाखवणारा नाहीये, हे जसं मी मुख्यमंत्री पदासाठी बोलतोय तसंच मी आज माझ्या शिवसैनिकांना सुद्धा आवाहन करतोय। कारण का तरी शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही असं काही जे आरोप करतायत त्याला सुद्धा माझ्याकडे उत्तर आहे। माझ्याकडे उत्तर आहे, ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे।
मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही, नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत। उद्धव ने मुख्यमंत्री आवास वर्षा को छोड़ा और मातोश्री पहुंचकर शिव सैनिकों के साथ साथ बागियों पर इमोशनल कार्ड खेला। सवाल उठे तो उद्धव ने कहा मुंह छोड़ा है, लड़ाई नहीं छोड़ी। उद्धव ने खराब तबीयत की बात कहकर भी बागियों के साथ सांत्वना की सियासत खेली। वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो। काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं। म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली। म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी, कदापि जिद्द नाही सोडणार। हेच थोडं गेल्या 1-2 वर्षापासून जरा विचित्र लचांड मागे लागलेलं आहे। मुख्यमंत्री झालो काय आणि 2 महिन्यामध्ये कोविडचं संकट आपल्या राज्यामध्ये आलं, त्याच्यानंतर मग लॉकडाऊन वगैरे 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 त्या गोष्टी आपण सगळ्यांनी पाहिल्या। कोविड ओसरत होता तो साधारणतः गेल्या दिवाळीचा काळ होता, तर मानेच्या लफड्यातून जरा बाहेर पडतोय तर हे दुसरं लचांड उपटलं। पण कोणी कोणत्या वेळेला कसं आपल्याशी वागलंय या गोष्टी मात्र आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। मला असं वाटत होतं की मुख्यमंत्र्याची खुर्ची डळमळीत आहे, पण मला उभं राहिलं ते डळमळीत वाटायला लागलं। म्हटलं नाही, मुख्यमंत्री पदाशी याचं काही देणं घेणं नाही, हे आपल्या शरीराची काहीतरी भानगड आहे। उद्धव ठाकरे भले ही बागियों पर सॉफ्ट दिखे, मान मनव्वल की कोशिश से पूरे मुद्दे को सुलझाते दिखे, लेकिन इस पूरे मामले पर सामना संपादक संजय राउत की जुबान आग उगलती रही। संजय राउत ने कभी बागियों को चैलेंज किया, तो कभी मुंबई वापस आने की चुनौती दी, तो कभी गुवाहाटी में शिंदे गुट की मौजूदगी पर जमकर कटाक्ष किए। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, पूरी तैयारी है, आप आइए। ये पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में। इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास, और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। ब्लू नावाचं हॉटेल आहे ना, ते हॉटेल वाटत नाही, बिग बॉसचं घर वाटतंय। बरोबर ना? ते बिग बॉसचं घर वाटतंय। मला वाटतं तिकडे बिग बॉसचं शूटिंग चाललंय। बसतायत, पितायत, खातात, खेळतायत, बिग बॉसचं घर वाटतंय। अरे कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, कब तो आना होगा मुंबई के चौपाटी में। बयानों के बाण छोड़ रहे संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुवाहाटी में बैठे बागियों की आत्मा मर चुकी है और अब उनकी बॉडी ही यहाँ आएगी पोस्टमार्टम के लिए। शिवसेना या 4 अक्षरांनी आम्हाला राष्ट्रीय नेते केले। आज कुठेही जा, या बाळासाहेब ठाकरेंचा वाघ आहे म्हणतात, ते शिवसेनेमुळे म्हणतात। हे बाहेरून येतात आणि आम्हाला शिवसेना शिकवतात। हे जे 40 लोक तिकडे ते आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल, लटपट आहेत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनानं, त्यांना माहिती आहे इथे ही जी आग पेटलेली आहे। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा है। ठाकरे परिवार को शिवसेना विहीन करने की चाल चली गई। शिवसेना की तीसरी पीढ़ी आदित्य ठाकरे भी अपने तल्ख बयानों के साथ मैदान में उतर आए। आदित्य ठाकरे ने बाला साहेब और अपने चाचा राज ठाकरे की दबंग स्टाइल में बागियों को ललकारा।
म्हणजे मला आता येताना थोडा डायलॉग थोडा मी ऐकत होतो, आठवत होता मला तो डायलॉग, मला वाटतं दिलवाले मधला आहे, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई. नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है. फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते. दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया. सियासत के शतरंज में हर एक मोहरा, हर एक चाल खासा मायने रखती है और महाराष्ट्र की सियासत में तो अपने ही प्यादों की उल्टी चाल ने राजा को चेक का चैलेंज कर दिया है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.